हेलो एवरीवन। आखिरी के कुछ दिन बचे हैं गेट के और बहुत सारे आपने लेक्चर्स सुने होंगे, देखे हुए होंगे, जिसमें लोगों ने अपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं कि आखिरी के कुछ दिनों में गेट के लिए कैसे पढ़ना। तो गाइज हियर आई एम विथ माय ओन लेक्चर। हर लेक्चर कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देगा, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। बट सुनो सबकी, करो अपनी, इज माई मोटो। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स कि आखिरी के कुछ दिनों में हम गेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। सो गाइज, माय नेम इज़ रेवा। 7 और मोर ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने खुद बहुत सारी एग्ज़ाम दी हैं, कुछ मैं क्रैक कर पाई हूँ, कुछ मैं क्रैक नहीं कर पाई हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करती आ रही हूँ पिछले कुछ सालों से गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड जो गलतियाँ मैंने की, आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू रिपीट एनी ऑफ दोज मिस्टेक। उसके पहले अनअकैडमी का अगर आपने आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप तुरंत ले लीजिए। ये आपकी तैयारी में बहुत काम आएगा। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें गेट एंड ईएससी का इस तरह से मैनेज गोल्स में एक टैब आएगा, वो सिलेक्ट करना है। देन यू गो टू द स्टेप 4 एंड यू सिलेक्ट द प्लस ऑप्शन इन गेट एंड ईएससी फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। और वहाँ जाके आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिए। बस फटाफट जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जिसमें आपको सारे पैकेजेस आ जाएंगे। तो कम मंथ्स का पैकेज लेने में कभी कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है। यू गो फॉर 12 और 24 मंथ्स पैकेज। एंड गाइज, जब आप इस पैकेज को ले तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड रेवा 10, REWA, रेवा 10 कोड यूज़ करने से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके पैकेज पर। ठीक है, तो ये डिस्काउंट भी लीजिए, मेरा कोड यूज़ कीजिए फॉर द डिस्काउंट। एंड उसके बाद जब आप सिलेक्ट कर लेंगे आपका पैकेज तो आपको सीधे मेक पेमेंट पे वो ले जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ दीज ऑप्शन एंड गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं, लेकिन क्या होता है, हर इंसान अलग अलग होता है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट माइंड, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट कैपेसिटी टू स्टडी एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द माइंड सेट, जनरल टिप्स टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट 2021 कैसा होने वाला है, और इसके जो सिलेबस और स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस में जो इस बार काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं वो हम देखेंगे। ओके गाइस, सो बेसिकली 3 तरह के लोग होते हैं जो गेट देते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। है ना, मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो गेट देते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता है कि किस टाइप के वो हैं। लेकिन 3 तरह के लोग होते हैं जो गेट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं कहूँगी, टाइप 1 आर द फर्स्ट टाइमर्स। है ना, टाइप 1 मतलब वो जो पहली बार में गेट दे रहे हैं। टाइप 1 आर द फर्स्ट टाइमर्स। ठीक है, सो इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइमर, यानी कि मे बी आप फाइनल ईयर में हैं या प्री फाइनल ईयर में हैं और आप गेट देना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कैजुअली देते हैं फाइनल ईयर में या प्री फाइनल ईयर में, काफ़ी नर्वस भी होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम ये गेट एग्ज़ाम देंगे, पता नहीं पहली बार में सेलेक्ट होते कि नहीं, देखे देखते हैं, ऐसे सोच वाले बहुत सारे लोग होते हैं। सो गाइज, इफ़ यू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ टाइप 1, देन ट्रस्ट मी, दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। है ना, क्यों? क्योंकि अगर आप आपके फाइनल ईयर में हैं, इफ़ यू आर इन योर फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, ये ऐसा टाइम होता है जब आप के माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत फ्रेश होते हैं। है ना, ये ऐसा टाइम होता है। अब क्या होगा, अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी लाइफ में तो यू विल बी मोर इन्वॉल्व इन मेनी अदर थिंग्स। तो दिस इज योर गोल्डन टाइम। ये दिस अपॉर्चुनिटी यू शुड नॉट मिस। इनफैक्ट मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स, दे परफॉर्म देयर बेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पहली बार गेट देके बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बेटर स्कोर के लिए नेक्स्ट टाइम भी गेट देते हैं, लेकिन हर बार उनका स्कोर कहीं ना कहीं डाउन होता जाता है, उनकी रैंक बढ़ती जाती है ना। तो पहली बार अगर आप गेट दे रहे हैं, इफ़ यू आर द टाइप 1, देन आखिरी के 15 दिनों में यू शुड ओनली गो फॉर रिविजन। रिगोरस रिविजन आपको करना चाहिए ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज न्यूमेरिकल। है ना, कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट और थ्योरी, ये दोनों आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड रिफर योर नोट्स, आपके जो नोट्स अभी अभी आपने बनाए हैं, फ्रेश जो आपने पढ़ा है अभी अभी पिछले 3-4 सालों में,
ये नोट्स आप रेफर कीजिए इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइमर्स। एंड फर्स्ट टाइम इज़ द चार्म। आप अगर पहली बार में क्रैक कर जाएंगे तो अगले साल से झंझट ही नहीं रहेगा आपको गेट देने का। ठीक है। देन दूसरे टाइप के लोग जो मैंने देखे हैं गेट देते हैं, फर्स्ट टाइमर्स तो हो गए जो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में पहली बार गेट दे रहे हैं, बड़े ही सीरियस डू और डाई वाले होते हैं, है ना। अगर आप सेकेंड टाइप के हैं, इफ़ यू आर अमंगस्ट दोस्त जिनको इस साल किसी भी हालत में गेट क्रैक करना है, ये जो भी रीज़न है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और आपको ये गेट क्रैक करना है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ईगो भी हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप आने वाले कुछ दिनों तक अपना माइंड बिल्कुल फ्री कर दीजिए किसी भी तरह के स्ट्रेस से, है ना। स्लीप वेल, ईट वेल और ओनली स्टडी। क्या मतलब इसका मतलब? स्लीप वेल, ईट वेल एंड ओनली स्टडी। मतलब क्या करना है? थोड़ा बहुत अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, अच्छे से सो, नींद पूरी करो और सिर्फ पढ़ो, है ना। आखिरी के कुछ दिनों में किया हुआ रिवीजन और आखिरी के कुछ दिनों में किए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये इंसान को बहुत बेनिफिट देते हैं इन क्रैकिंग एंड स्कोरिंग गुड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। तो आखिरी के कुछ दिनों में किया हुआ रिवीजन और आखिरी के कुछ दिनों में किए हुए प्रैक्टिस। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए आपके पास 15 दिन है कम से कम। आप ऐसा कीजिए कि रोज उन 15 दिनों के लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए ना। टाइम टेबल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल से मतलब मेरा ये नहीं कि इतने बजे उठो और इतने बजे सो, वो आप अपना देख लीजिए। लेकिन आज के दिन अगर मेरे पास 15 सब्जेक्ट है और 15 दिन है, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। रिवाइज मुझे सारे सब्जेक्ट करने हैं। आप अपनी एक रिविजन कॉपी बना लीजिए, या फिर अगर आपके पास में कोई रिविजन के नोट्स हैं, कोई पीडीएफ है जिसमें कि सारे फॉर्मूले एक के बाद एक लिखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स लिखे हैं, आप उसको रिवाइज कीजिए। तो रिवीजन वैसा कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे आज मैंने सोचा है कि पहले दिन मैं सोम और ट्रांसपोर्टेशन की प्रैक्टिस करूंगी। तो आप कोई भी एक अच्छी बुक उठाइए जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हो, नैट हो, इस टाइप के क्वेश्चन हो और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। कल के दिन मैंने रखा है जियोटेक और जियोमैटिक्स के लिए, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। आपको प्रैक्टिस भी करते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग के पट खुले रहें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चले आने वाले कुछ दिनों के लिए। अननेसेसरी इधर उधर दोस्त क्या पढ़ रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं, कोई आपके बारे में कैसे कमेंट कर रहा है, कोई आपको नीचे खींचना चाह रहा है जीवन में, रिश्तेदार आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, आप वो सब भूल जाइए, है ना। दिस इज़ योर डू एंड डाई सिचुएशन। ये 15 दिन आपके हैं, आप इसे अपने हिसाब से जिए। एंड आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यू शुड नॉट एट ऑल रिग्रेट लेटर ऑन, मेरे पास ये था तो मैं ये कर सकता था। आपको जो रिग्रेट बाद में हो सकता है उसको आप अभी फुलफिल कीजिए। ठीक है। तो दिस वॉज द टाइप 2। एंड इफ़ यू आर ए टाइप 3 कैंडिडेट, तो टाइप 3 में क्या होता है पता है? मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जो कैजुअली गेट देने आते हैं, है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं। जैसे मेरे पहचान में कुछ लोग हैं, एक सर है मेरे पहचान में, पिछले 5 सालों से ऐसे गेट दे रहे हैं और हर बार क्वालिफाई कर जाते हैं और बहुत अच्छा स्कोर ला रहे हैं, हर बार बेटर स्कोर ला रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई पीएसयू में जॉब नहीं लगने वाली, उनकी बहुत एज है, लेकिन कर रहे हैं। काफ़ी सारी फैकल्टीज आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाती हैं। देयर आर मेनी पीपल हु आर सीकिंग जॉब्स इन टीचिंग नाउअडेज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। वो लोग कैजुअल देते हैं उन लोगों के यहाँ पे। या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती है जहाँ गेट का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ एडेड एडवांटेज। ये आपके रेज्यूमे में एक एडिशन होता है, साथ ही साथ प्रमोशंस वगैरह में भी ये काम आ जाता है ना। तो काफ़ी सारे कैजुअल लोग होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी होती है, सिर्फ रिवीजन की कमी होती है। तो ऐसे लोग, अगर कैजुअल लोग सिर्फ थोड़ा बहुत रिवाइज करके चले जाएंगे तो भी ये अच्छा स्कोर ला सकते हैं। इवन इफ यू रिवाइज अ लिटिल बिट तो भी आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट, जनरल टिप्स टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, व्हाट दे आर आस्किंग। गेट रिक्रूट करता है कैंडिडेट्स को टू ईदर स्कोर टू ईदर टेक एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन एनी आईआईटी, एनआईटी और एनी अदर कॉलेज, या फिर पीएसयू के लिए रिक्रूट करता है।
तो गेट इन दोनों के लिए रिक्रूट कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि गेट में क्या पूछा जाएगा, है ना? जैसे आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई मार्केटिंग फर्म है, अब आपको आपने इंटरव्यू रखे और सामने वाला आके बोलता है आपसे कि मार्केटिंग का तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं बैठ के मैन्युफैक्चरिंग करके दूंगा। तो आप बोलेंगे मुझे क्या मतलब है तेरी मैन्युफैक्चरिंग से, मुझे तो मार्केटिंग के लोग चाहिए। वही पॉइंट, दैट इज सिमिलर पॉइंट टू व्हाट आई एम मेकिंग हियर, कि किसी भी एग्जाम में आपको ये देखना है कि आप उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है। बच्चे मुझे बहुत बोलते हैं कि मैम मेरा स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये बहुत वीक है। अरे इससे किसी को कोई मतलब नहीं तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और वीक है। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है तुम्हें वो देखना है। अब कैसे पता पड़ेगा एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, उसके लिए आप रेफर कीजिए सिलेबस और आप रेफर कीजिए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाता है किसी भी एग्जाम का कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम हो सकती है, एसएससी जेई की, व्यापम की, दुनिया भर की एग्जाम्स होती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, पीएससी होती है, गेट होती है, बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं। हर एग्जाम का अपना एक कुछ पैटर्न है, और स्पेशली रिसेंट, है ना? बहुत पुराने आप देखेंगे, 10-10, 15-15 साल पुराने, तो आपको प्रैक्टिस तो हो जाएगी, लेकिन हर एग्जाम में हर 2-3-4 साल का जो ट्रेंड है वो आपको स्टडी करना है। और सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ सिलेबस पढ़ते ही रहते, देखते ही नहीं है कि भैया इसमें ये तो ये टॉपिक है ही नहीं। अभी हम देखेंगे गेट में से कितने सारे टॉपिक हटा दिए। ठीक है। देन दूसरा, व्हाट यू मेक, व्हाट दे आस्क के बाद व्हाट यू मेक, यानी कि आपके नोट्स। हर जगह नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नोट्स बनाने की आदत नहीं है और आप 15 दिनों में गेट देने वाले हैं तो फिर अब कोई नोट्स बना के फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हैबिट है और आप 1-2 साल बाद गेट देने वाले हैं या आप रेगुलर अटेम्प्ट करने वाले हैं गेट, तो गाइज प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए। ज़रूरी नहीं बहुत डिटेल में बनाएं, बहुत शॉर्ट बनाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखिए। इस तरह से नोट्स होनी चाहिए कि आज मैं चाहूँ कि मैं 1 घंटे में पूरा जियोटेक रिवाइज कर दूँ तो मैं मेरे नोट्स फ्लिप करूँ, रिवाइज कर दूँ। बेसिकली नोट्स आर योर कंफर्ट जोन, है ना? जैसे हम कहीं बाहर से आते हैं और बहुत थक जाते हैं, लेकिन जब हम घर में अपना नाइट सूट पहनते हैं या अपना पजामा टी शर्ट पहनते हैं तो एकदम से कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, थोड़ी एनर्जी वापस आ जाती है। वैसे ही नोट्स आपका कंफर्ट जोन है। जब आपको ऐसा लगने लगे कि पता नहीं कहाँ मेरी तैयारी जा रही है, आप बहुत नर्वस फील करने लगे, तो नोट्स आपका कंफर्ट जोन है। ओके। एंड नेक्स्ट इज रिविजन, दैट इज व्हाट यू रिटेन, यानी कि आप क्या चीज़ अपने पास रखते हैं, है ना? तो जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। जब आप स्टडी करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, अब आप उसके न्यूमेरिकल करते जाएंगे तो आपको फॉर्मूले याद होंगे, लिख लिख के सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले याद होंगे। अगर आप सिर्फ ऐसे फ्लिप कर रहे पेजेस, तो आप एग्जाम में प्लस माइनस की साइन, इसकी पावर में क्या था, किसके अपॉन में क्या था, इसकी गलतियां कर सकते हैं। ठीक है। तो रिवीजन लिख लिख के करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो सब वर्चुअल हो गया है, वर्चुअली भी लिख लिख के रिवीजन कर सकते हैं अगर आप पेन और पेपर आपके पास नहीं है। तो गाइज दीज 3 थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज पर माई एक्सपीरियंस। देन वी कम ओवर टू दिस ईयर्स गेट। नाउ इन द गेट एग्जाम सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए जनरल एप्टीट्यूड, जो मुझे लगता है, बिकॉज जब हम फ्रेश माइंड से एग्जाम में जाते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड काफ़ी इजी होता है गेट में, है ना, कंपैरेटिव टू अदर एग्जाम्स। इसके पूरे श्योर शॉर्ट 10 क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क आपके होने ही चाहिए। लेकिन इजी के साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप समय कितना बचाते हैं। अगर आपने इन 10 क्वेश्चन को 7-8 मिनट में कर लिया तो ठीक है, आपने टाइम सेविंग कर ली। ये 10 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं लेकिन आपने समय लगा लगा के इसमें 15 मिनट 20 मिनट गवा दी, तो आपको टेक्निकल क्वेश्चन के लिए कम टाइम मिलेगा और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है एग्जाम में आपके माइंड की एफिशिएंसी डाउन होती जाती है। ओके। सो जनरल एप्टीट्यूड इज क्वाइट ईजी। द ओनली थिंग इज दैट आपको इसमें टाइम सेव करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि टाइम सेव किया और गलत सलत करके आ गया, ऐसा भी नहीं, है ना? तो ये आपका श्योर शॉर्ट होना चाहिए। टेक्निकल में 55 क्वेश्चंस होते हैं और इस साल आपको पता होगा कुछ नए सब्जेक्ट्स भी ऐड हो गए हैं और इस साल से थर्ड ईयर के बच्चों को वापस बैठने दिया जा रहा है, पहले भी अलाउड था। अच्छा, आप पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में देख लेते हैं भैया। एमसीक्यू, एमसीक्यू आपको तभी अटेम्प्ट करने चाहिए जब आपको वो चीज़ आती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और कई बार बड़े कॉम्प्लिकेटेड से और बड़े प्रलोभन देने वाले ऑप्शंस होते हैं, है ना? तो एक कैंडिडेट बहुत वल्नरेबल होता है जब वो एग्ज़ाम देने जाता है। तो अगर मैंने किसी फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस यूज़ कर दिया और मेरा आंसर आया और मुझे दिख गया बी ऑप्शन में ही आंसर, तो मैं तुरंत, मेरी टेंडेंसी होती है इसको टिक करने की, जबकि ऐसा नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है। हाँ, इसमें अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर पा रहे हैं और आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक रिस्क है इसमें, तो देन यू कैन गो फॉर एमसीक्यू आंसरिंग।
नैट मुझे ऐसा लगता है कि जो नैट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, दीज आर नो नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन यू मस्ट अटेम्प्ट, आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए। आप ये देखिए कि अगर 10 या 15 भी नेट के क्वेश्चन आए और आपको रिमोटली भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता है, थोड़े बहुत भी फॉर्मूले पता है, आप कोशिश कीजिए अगर इन 10-15 में से आपके 2 या 3 भी सही हो जाएंगे तो प्लस में आपके मार्क्स जाएंगे, है ना। तो कभी भी इन क्वेश्चन को मेरे हिसाब से ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है तो बात अलग है, पर तुक्का तो लगा ही सकते हैं नेट में। अब दूसरा, इस साल MSQ यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन आ, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन पार्शियल मार्किंग भी नहीं, यानी कि अगर दो में से सपोज मेरा ऑप्शन बी और डी राइट है, इस क्वेश्चन का किसी एक क्वेश्चन का ऑप्शन बी और डी राइट है और मैंने सिर्फ बी टिक किया है, तो मुझे कोई आधे मार्क्स या कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मुझे तभी मार्क्स मिलेंगे जब मैंने बी डी दोनों टिक किया। लेकिन इसमें भी आप रिस्क ले सकते हो कि नो नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे हिसाब से नैट और MSQ का कोई क्वेश्चन ना छोड़िए एग्जाम में, सारे करके आइए। कहीं ना कहीं जैसे नैट में से आपके 2-3 सही हो गए, 2-3 MSQ में से सही हो गए, तो मान लीजिए ये सारे के सारे क्वेश्चन एक एक 2-2 मार्क के हैं, तो इससे 4-5 मार्क्स और इससे 4-5 मार्क्स, यानी कि 10-1 मार्क्स आपके अगर ऐसे ही ऐड हो गए, है ना, 8-10 मार्क्स 15 मार्क्स आपके ऐसे ही ऐड हो गए, तो ये आपका स्कोर बहुत हाई ले जाएंगे, रैंक बहुत अच्छी लेके जाएंगे, है ना। अब देखिए, मेनी टॉपिक्स इन द सिलेबस हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। अभी हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल टेंटेटिव वेटेज अलग अलग टॉपिक्स का। तो गाइज, न्यूमेरिकल और वर्बल एबिलिटी मैंने आपको बोला ये 15 मार्क्स आपके पक्के होंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स पक्के होंगे। मैथमेटिक्स काफ़ी आसान आता है, इस बार काफ़ी सारे टॉपिक्स हटा भी दिए हैं। और आप मैथ्स मत छोड़िए, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो 5 दिनों में भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, सुबह शाम 2-2 घंटा पढ़ लो, आपका मैथ्स पक्का हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो डले हैं अनअकैडमी पे, बहुत सारे वीडियो डले हैं, क्विक रिवीजन वगैरह वगैरह, कोई भी अटेंड कर लो, है ना। और एक सब्जेक्ट विच हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इज जियोटेक। तो मुझे आई एम श्योर जियोटेक के क्वेश्चन इस बार बहुत आएंगे। अगर आपने जियोटेक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो आखिरी के 15 दिनों में आपको मुश्किल जाएगी, लेकिन अगर आपने पहले जियोटेक पढ़ा हुआ है तो गाइज इट इज़ वर्थ रिवाइजिंग, बिकॉज 15 मार्क का आएगा ये, ऐसा मुझे लगता है। एंड इसके अलावा स्ट्रक्चर्स अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट सोम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह ये पढ़ लीजिए। स्टील वगैरह अगर आपने नहीं अभी पढ़ा है तो लास्ट मिनट पढ़ के आप कंफ्यूज मत हुई। देन यू मस्ट स्टडी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑल्सो, 10 मार्क का है। और WRE का वेटेज भी आजकल बहुत बढ़ गया है ना। बट अगर आपने WRE पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे स्ट्रेस मत डालिए, कुछ आसान आसान फार्मूले WRE में वो कर लीजिए, है ना। जियोमेट्रिक्स बहुत आसान आता है, कर लेना चाहिए। और सबसे आसान सब्जेक्ट जो मुझे लगता है इज ट्रांसपोर्टेशन। आई लव दिस सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज माई सेवर। जब भी मुझे ऐसा लगता है, वेन एवर इन डाउट ऑलवेज गो फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसको पढ़िए, इसके फॉर्मूले पढ़ लीजिए, बहुत सारे तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, और नहीं तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसके फॉर्मूले पढ़िए, दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। देन दीज आर द चेंजेस इन द डिफरेंट टॉपिक्स। देखिए, सॉलिड मैकेनिक्स में से रिमूव कर दिया गया है थ्योरीज ऑफ फेलियर, ये आपको नहीं पढ़ना है। FM में से काइनेमैटिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स का टॉपिक, जिसमें स्पेसिफिक स्पीड और टर्बाइंस में आते हैं, ये भी रिमूव कर दिया गया है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में से कुछ पार्ट रिमूव कर दिए गए हैं, अल्टीमेट लोड डिज़ाइन वगैरह कॉन्सेप्ट। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और एयर पॉल्यूशन ऐड कर दिया गया है। एयर पॉल्यूशन बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ब्रिक और मोर्टार, टिम्बर, बिट्यूमिन, ये सब हटा दिया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, अब ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और बेटा देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में से कितने सारे टॉपिक हटा दिए, मैं अभी भी देखती हूँ बच्चे PCU पे ही पड़े हुए हैं, तो ये सब हटा दिए टॉपिक, ध्यान दीजिए, इस टाइम वेस्ट मत कीजिए। और मैथमेटिक्स में लीनियर रिग्रेशन ऐड हो गया है ना, मैथमेटिक्स में लीनियर रिग्रेशन ऐड, तो लीनियर रिग्रेशन कीजिए। और इतने सारे ये मैक्लॉरियन सीरीज, स्टोक्स वगैरह ये सब हटा दिए गए, उनको सबको हटा दीजिए। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, इनको नहीं पढ़ना है। सॉइल में भी इसका ओरिजिन वगैरह, वेस्टगार्ड्स थ्योरी, ये हटा दिया गया है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड हुआ है, पाइल, है ना, पाइल्स वाला टॉपिक। तो ये बड़ा आसान है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, तो पाइल्स ज़रूर पढ़िए, मुझे ऐसा लगता है इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसमें से MCQ आ सकता है, और MCQ में फार्मूला बेस्ड ही होता है, उसमें बड़े इजी से 2-3 फॉर्मूले, अगर आप वो पढ़ लें तो आप एग्जाम में कर पाएंगे। WRE भी मेरे हिसाब से अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा खासा वेटेज होता है इसका, 12 से 15 मार्क्स का आ सकता है, और ये बहुत टफ नहीं होता है।
अगर ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट रीड दिस टॉपिक्स। और ये ज़रूर पढ़िए लिफ्ट और ड्रैग, इस साल लिफ्ट और ड्रैग ऐड हुआ है एंड बड़ा ही आसान टॉपिक है लिफ्ट और ड्रैग, आपको आना चाहिए। ओके, तो गाइज दिस इज़ इट। बहुत ही शॉर्ट स्ट्रेटेजी वीडियो था, इतना समय नहीं है कि मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दूं और आप ज्ञान लेने की स्थिति में भी नहीं है। तो गाइज ओनली द थिंग्स विच आई फेल्ट, जो मुझे लगता है वो मैंने आपसे शेयर की है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि इंडिया नंबर 1 स्टडी चैनल में अनअकैडमी आता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे टॉपिक्स इस पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ाए जाते हैं। And guys, please use my referral code REVA10. Please attend my live and special classes on YouTube, as well as special classes on the Unacademy app. All the best to all of you. May you all score well. और अगर नहीं भी करते हैं तो do not be demoralized. लाइफ में बहुत कुछ है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और अल्टीमेटली सब अच्छा ही होता है, जो चीज़ें होती है सब अच्छी होती है। ओके, so thank you guys. Bye for now. All the best.